अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम द जर्नलिस्ट कट में मैं हूँ रईसा फ़ातिमा और मेरे साथ हैं सीनियर तज्ज़ियाकार सजाद अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रईसा, कैसी हैं आप? ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो कल का जो हमारा प्रोग्राम था उस पे काफ़ी लोगों की तरफ से रिएक्शन आया कि आप पीपल्स पार्टी को बहुत सपोर्ट करते हैं, आप बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को बहुत ग्लोरीफाई करते हैं, उनको बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। एक तो मैं इस पे आपसे आज बात करूँगी। दूसरा ये कि 28वीं तरमीम को लेकर हम देख रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की फुल तैयारी है और वो पूरी तैयारी के साथ उसको बजट से पहले पास करवाना चाहती है। इसी मद में फ़ारूक सत्तार साहब ने आज मीडिया टॉक की, जिसमें उन्होंने ये बहुत क्लियरली ये मैसेज दिया, बहुत क्लियर एंड लाउड, कि पीपल्स पार्टी किसी गलत फहमी में ना रहे। आइन में ऐसी बहुत सारी शिकें मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सूबों के डिवीज़न का मसला ले लें तो रेफरेंडम करवा कर भी सूबों वो वाले जो गोल्स हैं वो अचीव किए जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने एग्ज़ाम्पल दी आर्टिकल 49 का क्लॉज 4 है। इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि और उन्होंने साथ में जरदारी साहब को भी निशाना बनाया कि उनको सिर्फ लेने की और मांगने की आदत है, कहीं ये ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं। वो बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे अपनी टॉक में। दूसरा ये कि कराची में कल कौमी यूनिटी कॉन्फ्रेंस हुई है अपोजिशन पार्टीज़ की, जिनका ये बयानिया है कि PMLN और पीपल्स पार्टी को निकाल के हम आपस में भी हुकूमत बना सकते हैं। और इसी सिलसिले में मौलाना फजलुर रहमान साहब की पीर पगाड़ा साहब से भी मुलाकात हुई है कराची में, और बहुत ही ज़ोरों शोर से सब तैयारियां कंप्लीट ही एक तरह से नज़र आ रही हैं। तो एक तो आप हमें ये बताएं कि इस पर आप क्या कहेंगे। दूसरा ये कि पीपल्स पार्टी पे प्रेशर इतना ज़्यादा बिल्ड हो चुका है कि ISI के जो कमांडर थे उनके बारे में कहा जाता था सिंध में कि वो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं या सॉफ्ट हैं या लीनियंट हैं। अब उनको चेंज करके एक हार्ड किस्म के सख्त कमांडर को लगाया गया, तैनात किया गया। तो पिंकी अनमोल वाला मामला भी कह रहे हैं कि वो वाला सारा का सारा मलबा भी पीपल्स पार्टी के सर पे गिरेगा। तो ये अब आपको कहानी कहाँ जाती हुई नज़र आ रही है? हाँ, पहले तो बात करते हैं ना कि पीपल्स पार्टी के साथ जो सॉफ्ट कॉर्नर की आपने बात की, अगर मेरा सिर्फ एक मौक़िफ़ है कि एक तरफ BLA है जो गन पे जिसके साथ आप लड़ रहे हैं, वो भी अपने आप को कहते हैं कि उनके कोई पॉलिटिकल एजेंडा है और वो आज़ादी चाहते हैं और सो कॉल्ड क्या है जो भी। दूसरी तरफ TTP है, वो कहती है कि आप ये KP जो है ना हमारे हवाले कर दो। वहाँ भी हमारे नौजवान शहीद हो रहे हैं, फ़ौजी अवाम भी हमारे जो हैं वो कोलैटरल डैमेज में मारे जा रहे हैं, बलूचिस्तान में भी मारे जा रहे हैं। इस तरह की एनवायरनमेंट में वो सियासी जमातें जो पीसफुल होती हैं, जो पीसफुली अपने मुतालबात रखती हैं, पीसफुली अपने आप को कंडक्ट करती हैं, जो पार्लियामेंट का हिस्सा होती हैं, वो पाकिस्तान के लिए और हमारे रियासती अदारों के लिए या रियासत के लिए वो सबसे ज़्यादा एक बेहतर एसेट्स होते हैं। अब आपने PTI को दबा दिया, उसका इलेक्शन आपने छीन लिया उससे, आपने पहले उनसे सिंबल वापस ली, फिर उनका जो वोट पड़ा वो नहीं गिना गया, और जो वो कर रहे हैं आपके साथ बाहर बैठे, वो एक तरह से TTP लाइट के तौर पे सामने आए हैं। वो रोज़ हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं। कई लोग हैं जो बिलो दी बेल्ट, जो बाहर के यूट्यूबर्स हैं, वो बातें करते हैं फील्ड मार्शल साहब के बारे में और हमारी मिलिट्री के बारे में। तो इस एनवायरनमेंट में आपको जो बाकी सेटल्ड चीज़ें हैं उनको अनसेटल्ड करके एक नई आग जलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और दूसरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक ऐसी फैमिली जिसको आपने ऑलरेडी बहुत सारे ज़ख्म लगाए हुए हैं, उसको कुछ नए ज़ख्म लगाने की अगर आप तैयारी करेंगे, या जिस तरह से आप ये जो ख़बरें आ रही हैं उसके नतीजे में फिर फेडरेशन कमज़ोर होगी। और तीसरी बात कि पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जिसका 40 साल का इस तरह का कैरियर हो कि जिन्होंने 3 दफ़ा जो पावर में भी आए हों, जिनकी सिंध में भी एक सूरत हाल यानी उनकी अक्सरियत हो, जिन्होंने 73 का कॉन्स्टिट्यूशन दिया, 18वीं तरमीम दी, उनको फ़ारूक सत्तार जब कहता है कि ये इनको मांगने की आदत है, तो कोई किसी को देता है इस दुनिया में? आपकी किसी की कोई स्ट्रेंथ होती है तो वो लेता है। जब फ़ारूक ये जो MQM की एक स्ट्रेंथ थी,
जब अल्ताफ़ हुसैन के साथ मिल के इन्होंने जो भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के बनाई थी, लेकिन बाद में वो इंडिपेंडेंटली एक ताकत बन गई थी। अल्ताफ़ हुसैन कहता था कराची बंद हो जाए तो बंद हो जाता था, कहता था खुल जाए। वो स्ट्रेंथ अब इनके पास नहीं है। ये भी एक तरह के पपट्स हैं, हर हुकूमत में साथ होते हैं, पीटीआई के भी साथ थे, पीपल्स पार्टी के भी साथ थे, इसी तरह चीखते चलाते आगे आते रहते। तो इसलिए अगर पीपल्स पार्टी को कुचल भी दिया जाए, पीपल्स पार्टी को सिंध से हटा भी दिया जाए, उनसे अवान सदर ले भी लिया जाए, तो जो पाकिस्तान के सुलगते हुए मसले हैं क्या वो हल हो जाएंगे? असल सवाल ये मैं इस नुक्ते पे जोर देता हूँ। और दूसरी बात, ये जो आपने बात की नंबर 1 कि फ़ारूक सत्तार ने कहा कि कुछ चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन की आड़ में आप रेफरेंडम करवा के भी सूबों का फ़ैसला कर सकते हैं जी। तो अगर तो कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए से आना है और कॉन्स्टिट्यूशन की कोई इंटरप्रिटेशन करवा के आपने सूबाई असम्बलियों के इख्तियारात या पार्लियामेंट के इख्तियारात जो हैं वो अदालतों के ज़रिए किसी तरह मैनिपुलेट करने हैं, तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना कि जनाब आप जाएं, और वो मुशर्रफ साहब को कहा था कि आप आइन में तरमीम भी कर सकते हैं, लेकिन फिर उनको गुफ्तगू करनी पड़ी एमएमए के साथ और बाकी जमातों के साथ मिलके, और उनको उन तरामीम को आइन का हिस्सा बनवाना पड़ा जिसको 18वीं तरमीम ने उड़ा दिया। तो इस तरह की जो चांद मारी है वक्ती तौर पे, अगर कुछ कर भी ली जाएगी तो वो कल ठहर सकेगी या नहीं ठहर सकेगी। तो इस वक्त मुल्क जिस बहरान में है, आप इंटरनेशनली जो कसाद बाज़ारी है, जिस तरह से तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, जिस तरह से आपके ऊपर प्रेशर्स हैं, उसमें आप एक नई मतलब डिस्टेबलाइजेशन जब करेंगे, नए जलसे जुलूस होंगे, लोगों को पकड़ धकड़ करेंगे। ये जो पिंकी क्या नाम है, अनमोल पिंकी, उसका केस किसी पे डालेंगे, वो आएगा वो कहेगा मेरे पे जाली मुकदमा बनाया जा रहा है। आज आपको पता है अनमोल पिंकी ने अदालत में क्या कहा है? उसने कहा जी कि पुलिस वाले मुझे पे दबाव डाल रहे हैं, मुझ पे तशद्दुद कर रहे हैं कि मैं पीटीआई के ख़िलाफ़ बयान दूं और बनी गाला के बारे में बात करूं। अगरचे हमारे नेशनल मीडिया ने इसको अभी तक नहीं दिखाया, उन्होंने सिर्फ ये दिखाया कि मेरे साथ तशद्दुद हो रहा है और मर्ज़ी से बयान दिया जा रहा है। फ़ारूक सत्तार और उसकी पार्टी लगी हुई है सिर्फ इस बात पे कि सूबे जो हैं वो बल्दियाती अदारों को फ़ंड ट्रांसफ़र करें उसी तनासब से जिस तनासब से सूबों को मिलते हैं। बात ये दुरुस्त है, लेकिन ये आइन में जब वो शामिल करवाना चाहेंगे और कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून ने MOU साइन किया हुआ है, तो क्या मुस्लिम लीग नून की पंजाब में गवर्नमेंट है, वो अपने फ़ंड्स बल्दियाती अदारों को सौंपेंगी जहाँ पे बल्दियाती अदारे ही मौजूद नहीं हैं? तो कई चीज़ें ऐसी हैं कि हर चीज़ के अंदर कुछ कहीं पे भी कोई परफेक्शन नहीं है, हर चीज़ के अंदर कहीं ना कहीं खला होता है, गैप होता है। पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ मैं कल देख रहा था, मौलाना फजलुर रहमान और पीर पगाड़ा साहब की भी मुलाकात हुई। वो जो सिंध में एक इकट्ठ किया जा रहा है, क्योंकि JUI के भी वोट काफ़ी हैं सिंध में, और पीर पगाड़ा साहब के भी जो MPs कुछ मुंतखब हो जाते हैं जो कि पिछले कुछ अरसे में कम हो गए थे। अच्छा, वो और जितने बाकी एंटी पीपल्स पार्टी एलिमेंट हैं सिंध के अंदर, उन सबको इकट्ठा कर भी लिया जाए तो क्या वो उस अवामी सतह पे उतनी बड़ी टक्कर बन सकेंगे पीपल्स पार्टी के मुकाबले में? सवाल तो ये है। और फिर अगर आपने उस तरह से बन सकते हैं जैसे आपने पंजाब से और बाकी इलाकों से PTI को शिकस्त दी है, इस तरह से आप पीपल्स पार्टी को सिंध में शिकस्त दे सकते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन वो टिंटेड किस्म का इलेक्शन होगा जिसको पब्लिक आइडेंटिफाई नहीं करेगी। सिंधी लोगों का मिजाज पंजाबियों से थोड़ा मुख्तलिफ है अपने सिंधी नेशनलिज्म की वजह से। आप जितना भी कहें कि वो पसमानदा हैं जो भी हैं, लेकिन वो सिंधी जो हैं वो अपने पॉलिटिकल राइट्स के हवाले से बड़े अवेयर हैं। अच्छा, तीसरी बात, ये जो आपने यूनिटी गवर्नमेंट की बात की है, ये बंदे कौन हैं? 3-4 लोग हैं जो इस वक्त वहाँ पे फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और एक महमूद मौलवी साहब हैं।
और चौथे जो हैं महमूद मौलवी, मोहम्मद अली शहजाद दुरानी वसीम। साहब भी हैं, शहजाद वसीम साहब भी हैं। ये 5-6 लोग हैं। ये कौन लोग हैं? ये क्या पार्लियामेंट में हैं? ये क्या पीटीआई इनको अपने साथ आइडेंटिफाई करती है? अच्छा, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? इनके बारे में ये है, पीटीआई ये समझती है, जो पीटीआई के वेल विशर हैं, ये बाहर बैठे जो पकौड़े उनके यूट्यूबर्स हैं, वो सारे ये समझते हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स हैं। ओके, फवाद चौधरी हो गए, शहजाद वसीम हो गए, इमरान इस्माइल हो गए, महमूद मौलवी हो गए, मोहम्मद अली दुरानी साहब हो गए। अब ये क्या कर रहे हैं? ये एक तरफ तो कह रहे हैं कि इनके पास ये मौजूदा जो रजीम बैठी हुई है, शहबाज शरीफ साहब वाली, वो कहते हैं कि इनके पास जेन्युइन वोट नहीं है। अच्छा, और उनका ये कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट जो पीटीआई के लोग जो हैं और इमरान खान जो हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक रास्ता बनाएं। इनकी ख्वाहिश ये है। इमरान खान का और इस्टेब्लिशमेंट का कोई रास्ता बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा, बल्कि जो रीसेंट उसका ट्वीट आया इमरान खान का, वो तो उससे तो ज़्यादा मतलब नाराज़गी बड़ी है। अच्छा फिर जो टोटल मशीनरी है पीटीआई की, वो इस्टेब्लिशमेंट के बारे में जिस तरह की गुफ्तगू कर रही है, आपके सामने ही है। अनमोल को तो वो पहले दिन से ही कह रहे हैं कि वो जो सना खान और एक एक्टर के बारे में जो पिंकी के नाम लिए गए, वो कहते हैं जी वो चूँकि इमरान खान के फ़ैन हैं इसलिए उनके नाम आ गए और अभी ये बात आगे जाएगी। तो उनको क्या ये मोहम्मद अली दुरानी साहब पैचअप करवा देंगे इमरान खान का और इस्टेब्लिशमेंट का? अगर करवा देते तो फिर तो शहबाज शरीफ साहब की छुट्टी हो सकती है, वरना ये क्या फजलुर रहमान के साथ मिलके या किस एमक्यूएम के साथ मिलके ये शहबाज शरीफ की छुट्टी कराएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वो कराची में क्या कर रहे हैं? वो भी एक तरह से सिंध गवर्नमेंट पे ही एक प्रेशर माउंट करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट के जो जितने भी सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले लोग हैं वो सारे इकट्ठे होंगे। कल एक इसी तरह का हंगामा होगा। फेडरल गवर्नमेंट बदलने की बजाय या कौमी हुकूमत बनाने की बजाय उनका ज़्यादा नज़र सिंध गवर्नमेंट पे निकलेगा, आप देख लीजिएगा। तो ये कुछ प्रेशर टैक्टिक्स हैं जो शुरू हो चुके हैं, और इन प्रेशर अब देखना ये है कि दोनों में से, इस्टेब्लिशमेंट में से या पीपल्स पार्टी में से, दोनों में से पीछे कौन हटता है। हमने कल भी बात की थी, अगर इस्टेब्लिशमेंट ये चाह रही है कि 8 जून से पहले तरमीम कोई करवानी है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि इस्टेब्लिशमेंट कामयाब होगी, क्योंकि 3 हफ्ते रह गए आपके, 2 हफ्ते बल्कि, या 3 वीक्स रह गए, और 3 हफ्तों में वो गुफ्तगू कि ये सूबों को देना है, ये वफाक को देना है, एनएफसी में ये रखना है, उस पर तो काफ़ी टाइम लग जाता है अगर पीपल्स पार्टी एंगेज भी करे तो। अभी तो वो एंगेज ही नहीं कर रही। अगर वो एंगेज करे तो उसके बाद भी टाइम लगना है। किन शिकों पे उन्होंने आगे बढ़ना, किन शिकों पे इन्होंने आगे बढ़ना, वो तो बाद का सवाल है। लेकिन पीपल्स पार्टी तो अभी कह रही कि हम इसके अंदर हैं ही नहीं, हम इसमें शामिल ही नहीं। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि ये जो तरमीम जो है वो 8 जून से पहले होगी। 8 जून के बाद क्या होगा? 8 जून के बाद जो होगा, 8 जून के बाद सिंध में कोई नई कहानी शुरू होगी। ये जो आपने कहा कि नए कमांडर साहब आए हैं, इन लोगों के, पीपल्स पार्टी के लोगों के ख़िलाफ़ अगर मुकदमे नए बनते हैं और जिस तरह के इल्ज़ामात पहले होते थे उसी तरह के इल्ज़ामात नए बना के नए मुकदमात बनते हैं, या इनके जो जैसे राहील शरीफ साहब के ज़माने में हुआ था कि इनके जो सिटिंग मिनिस्टर्स थे पीपल्स पार्टी के, उनको दुबई जाना पड़ गया था, क्या उस तरह के हालात पैदा होंगे? बिल्कुल जिस तरह के हालात एक दफ़ा माजी में हुए, ये देखना है। और ये सब कुछ बजट के बाद ही होगा, मुझे बजट से पहले होता कुछ नज़र नहीं आ रहा। ठीक है। वैसे इस्लामाबाद के एक व्लॉगर भी हैं, मैं उनको कोट करूँगी। उन्होंने ये बात कही कि जरदारी साहब की वेडनेसडे और गालिबन थर्सडे को इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुलाकात भी हुई है, खुफिया मुलाकात, जिसमें उनकी कोई बात बनती हुई नज़र नहीं आई। लेकिन जरदारी साहब का बयानिया ये था कि 28वीं तरमीम पे बात कर लेंगे लेकिन बजट के बाद, एनएफसी पे भी बात कर लेंगे लेकिन बजट के बाद। तो वो भी सुने कि कुछ भी नहीं, उसका भी कोई निकल नहीं पाया कंक्लूजन। ये मैं पहले भी हमने अपने शो में बात की थी कि जरदारी साहब चाहते हैं कि कोई बातचीत, जरदारी साहब ने कभी गुफ्तगू बंद नहीं की। वो कहते हैं कि मुखालफ से भी बात करनी चाहिए। हाँ। तो यहाँ तो वो हुकूमत में बैठे हुए हैं, और अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनली वो मसल्ह अफवाज के सरबराह हैं। जो सुप्रीम कमांडर होता है वो प्रेसिडेंट होता है।
तो वो क्यों नहीं बात करेंगे? वो बात उनसे बराह रास्त भी हो सकती है, खुफिया भी हो सकती है, बात तो होगी। लेकिन जरदारी साहब का भी एक मसला है, उनकी बात बिलावल साहब नहीं इन तरामीम पे सुनने के लिए तैयार। बिलावल साहब कहते हैं कि जितनी तरामीम होनी थी ना इस पार्लियामेंट के ज़रिए वो हो चुकी हैं। 2-3 तरामीम आपने कर ली हैं, काफ़ी हैं। अब इससे ज़्यादा अगली पार्लियामेंट पे छोड़ा जाए। बिलावल भुट्टो इज़ नॉट लिसनिंग टू हिज फादर इवन ऑन ये जो आपकी अमेंडमेंट्स हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो ख़बरें आ रही हैं, प्रेशर क्यों इस दफ़ा बिलावल पर है। पहले प्रेशर जरदारी साहब पे हुआ करता था। जरदारी साहब ने जब आपके फील्ड मार्शल साहब ने इम्यूनिटी ली पूरी ज़िंदगी की, तो जरदारी साहब ने भी ले ली उसके साथ ही। अब जरदारी साहब को तो ये छेड़ नहीं सकते, वैसे भी प्रेसिडेंट के पास इम्यूनिटी होती है, फिर उनके पास इम्यूनिटी फॉर लाइफ है। बिलावल भुट्टो को घेरे में लाने की कोशिश होगी आने वाले दिनों में। क्या कोशिश होगी, कैसे होगी, क्या स्ट्रेटजी होगी, ये अब आने वाले दिनों में चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन आपको जरदारी साहब का कुछ चंद एक साल पहले का बयान याद है जिसमें उन्होंने कहा था कि बिलावल तो भी बच्चा है, उसको इन मामलात की इतनी समझ नहीं है। तो आपको क्या लगता है जरदारी साहब बिलावल साहब को मना लेंगे या बिलावल साहब स्टैंड ले जाएंगे इस दफ़ा? जरदारी साहब के लिए तो वो हमेशा ही बच्चा रहेंगे। जरदारी साहब का चूँकि बेटा है तो उन्होंने पॉलिटिकली एक इंटरव्यू में बैठ के कमेंट किया था, लेकिन एक फादर के तौर पे किया था ना, किसी राइवल के तौर पे नहीं किया था ना। तो वो तो उनके लिए तो बेटे ही हैं। लेकिन बिलावल साहब के बारे में कई दफ़ा चीज़ें सामने आ चुकी हैं। एक दफ़ा वो नाराज़ होकर दुबई भी चले गए थे और उन्होंने कहा था कि फिर आपने पार्टी चलानी तो चला लें। और वो पहले ही समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ओवर कंप्रोमाइज़ है कई चीज़ों पे, तो आप मज़ीद कंप्रोमाइज़ नहीं करने चाहिए। ठीक है। उनका इसीलिए उन्होंने इस गवर्नमेंट के साथ भी कैबिनेट स्लॉट्स में नहीं गए थे। वो मुस्लिम लीग नून के साथ पावर शेयरिंग के लिए भी तैयार नहीं है। जरदारी साहब की ख्वाहिश थी हो जाए, तो कई चीज़ों पे बिलावल साहब नहीं मानते। और अगर पार्टी नहीं मानती या CEC के इजलास में इन चीज़ों के ऊपर हमायत हासिल नहीं की जा सकती, तो फिर जरदारी साहब के लिए भी मुश्किल होगा। और जरदारी साहब चाहते भी नहीं है, माफ़ करना, कि ये जो आपके 18वीं तरमीम है ये उनका क्रेडिट है। वो अपना क्रेडिट क्यों हाथ से जाने देंगे। इसके साथ ही एक जगह तो 28वीं तरमीम की बात हो रही है, लेकिन पाकिस्तान की अवाम को जो बहुत बड़ा मसला दरपेश है वो महंगाई का और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का है। बल्कि लोग कमेंट्स में भी कह रहे थे कल की वीडियो में कि आप प्लीज़ पेट्रोल प्राइसेस पे बात करें। हम IMF की 131 पेज की रिपोर्ट पे बात करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये कहा है कि पेट्रोलियम, गैस और इलेक्ट्रिसिटी पर जून ऑनवर्ड्स अब कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी आवाम को। इसके साथ उन्होंने ये कहा कि क्योंकि पाकिस्तान टैक्स कलेक्शन का एक फ़िगर था वो पूरा हासिल करने से में नाकाम रहा है, कोई 683 बिलियन का शॉर्टफॉल आया है, तो अब वो पूरा करेंगे गैस की और इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस में इंक्रीज़ करके, और पेट्रोलियम पे PDL इंक्रीज़ करके वो पूरा किया जाएगा। तो ये सारा का सारा नज़ला तो आवाम पे गिरेगा। तो मैं एक साहब की वीडियो भी बल्कि सुन रही थी जिसके अकॉर्डिंग अब ये खबरें, इन सारी बातों से ये खबरें सामने आ रही हैं कि चेयरमैन FBR को चेंज कर दिया जाएगा, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं मोहम्मद औरंगज़ेब, उनको चेंज कर दिया जाएगा। तो ये आपको किस तरफ चीज़ें जाती हुई नज़र आ रही हैं? देखिए, ये जो IMF की रिपोर्ट कल रात जारी हुई है, पिछली रात अब तो 1.5 दिन हो गया, वो बड़ी होशरुबा है। उन्होंने कहा जी कि आपने, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ये हमें लिख कर दे दिया है कि आइंदा किसी भी ये जो यूटिलिटी की चीज़ें हैं इन पे सब्सिडी नहीं दी जाएगी। उनमें पेट्रोल है, उनमें गैस है, उनमें बिजली है। पहले ही बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों ने आवाम की कमर तोड़ी हुई है। अब ये सीधी पास ऑन होगी आवाम के ऊपर। फिर आपने जो इन चीज़ों के ऊपर टैक्सेस लगाए हुए हैं, ये जो आपका शॉर्टफॉल होता है ना FBR का, वो सारा आपने मुंतकिल करना होता है इन्हीं बिलों के ज़रिए। उसको अचीव करने के लिए, उस शॉर्टफॉल को, एक वो है। बाकी जो टैक्सेस हैं, जो सेल्स टैक्स है या दूसरे टैक्सेस हैं, वो अलग हैं। ठीक है। तो वो आम आदमी की ज़िंदगी पहले ही एक जहन्नुम बनी हुई है। ये साहब जिनकी अभी हम गुफ्तगू भी सुनाएंगे आपको, थोड़ी सी 2-3 मिनट की, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में हर दूसरा आदमी गुर्बत की लकीर के नीचे है। और ये जो इतनी बड़ी एक 6 साल में, ये जो पिछले 6 साल गुजरे हैं, इनमें हम
कोविड से ऑनवर्ड और जो जिस तरीके से हमारी इकॉनमी को चलाने की कोशिश हो रही है या जिस तरह से हमने इसको स्टेबलाइज़ किया है, एक तरह से वो ऑन द वर्ज ऑफ डिफ़ॉल्ट से जब हम वापस आए और जैसे अब इसको चला रहे हैं, अगर से आज भी औरंगज़ेब साहब ने कहा है कि उन्होंने कोई पांडा नाम का पाकिस्तान चाइना कोई ने पांडा बॉन्ड रिलीज़ किया जिसके हाँ, मुताबिक पाकिस्तान को एक्सेस मिल जाएगी दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट और सेकंड डीपेस्ट कैपिटल मार्केट में। तो वो तो कह रहे थे पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह की होती हैं वो क्या ट्रांसलेट होती हैं पाकिस्तान के अवाम की ज़िंदगी के लिए या रिलीफ के लिए नहीं। और अब वो जो इतना नज़ला है ना गिर रहा है, ये जो मईशत का जो आपकी हुकूमत है, ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट, वो कह रही है जनाब कि ये जो 683 अरब रुपए का शॉर्टफॉल होता है FBR का, ये इसके ज़िम्मेदार चेयरमैन FBR हैं राशिद महमूद लंगड़ियाल साहब, उनको तब्दील करने की भी कोशिश हो रही है। फिर वज़ीर ख़ज़ाना के बारे में बार बार बात होती है कि इनको तब्दील कर दिया जाए। उनको अगर तब्दील कर भी देंगे, आप कोई नया भी ले आएंगे, तो क्या ये मईशत संभल जाएगी? अच्छा, इसके अलावा वज़ीर ख़ज़ाना के बारे में जो उनकी क्वालिफ़िकेशन बताई जाती है कि वो जी IMF के साथ बहुत ज़्यादा उन्होंने एक ताल्लुकात बना लिए हैं, एक ऐसा दायज़न है कि आइंदा कोई ब्रेक डाउन नहीं होगा, चीज़ें स्मूथ चलेगी। ये जिस तरह का स्टेटस को माशी तौर पे है इस वक्त मुल्क में, उसके गारंटर समझे जा रहे हैं औरंगज़ेब साहब। अगर वो गारंटर हैं तो उनको भी नहीं हटाया जाएगा, तो सारा नज़ला जो है अल्टीमेटली शहबाज शरीफ पे आएगा। और इसीलिए अब आने वाले दिनों में जो कामयाबी के मेडल्स हैं वो फील्ड मार्शल साहब के होंगे और नाकामियाँ सारी शहबाज शरीफ साहब की होंगी। और मैं ये भी, हम जो सियासी अखाड़ पिछाड़ की बात कर रहे थे, तो यहाँ ख़बरें ये भी हैं कि जब पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाने की बात हो रही थी तो कहा यह जा रहा है कि पीपल्स पार्टी, अचकज़ई और मौलाना फजलुर रहमान या PTI मिल के एक नो कॉन्फिडेंस भी लेकर आ सकते हैं। ये उतना ही मफरूज़ा है उसी तरह का जितना मफरूज़ा ये है कि 28वीं तरमीम जो है वो पास हो जाएगी पीपल्स पार्टी का बाजू मरोड़ के। तो मुझे लगता है ना तो पीपल्स पार्टी का बाजू मरोड़ के 28वीं तरमीम होगी, ना ये नो कॉन्फिडेंस आएगी शहबाज शरीफ के। और ये स्टेटस को मजबूरी है इस तरह के गिविंग इकोनॉमिक सिचुएशन में और गिविंग जो इंटरनेशनल सिनेरियो है उसमें ये स्टेटस को जो पहले से चल रहा है, ये बजट के बाद भी मुझे इसी तरह चलता नज़र आ रहा है आने वाले दिनों में। अलबत्ता जो फ़र्क पड़ने जा रहा है आपकी सोसाइटी में, वो जो सबसे होशरुबा और बड़ी शॉकिंग ख़बर है वो ये है कि इस्लामाबाद जैसा शहर, यानी आज हम मिसाल देंगे, एक जैकबाबाद में वाक़या हुआ है। जैकबाबाद में ये हुआ है कि एक मोहब्बत की शादी पर 2 गांव जला दिए गए हैं। 2 बरादरियों ने उसको अपनी ऑनर का मामला समझ के, और एक जिनकी लड़की थी उन्होंने आके लड़के वालों के गांव के सारे घर जला दिए। और वो इस धूप में, जैकबाबाद सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, इस धूप में दरख्तों के नीचे बैठे हुए हैं। यानी आपकी सोसाइटी एक तरफ ट्राइबल वार में अभी तक उलझी हुई है, ऑनर किलिंग्स में, और दूसरी तरफ इस्लामाबाद है जो आपका मोस्ट प्रिविलेज्ड शहर है, जो खूबसूरत है, जहाँ पे कहते हैं कि रोज़गार के मौके सबसे ज़्यादा हैं। वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ कह रहे हैं कि 1 घंटे में 38 डाइवोर्स केसेस आ रहे हैं। और पिछले 5 महीनों में, ये जो आपका 2026 मई तक, वहाँ पे 45,000 डाइवोर्स केस आ चुके हैं। और उनकी रीज़न क्या बताई जा रही है? रीज़न यही मुआशी हालात, बेरोज़गारी, गुर्बत। शादी होती है, मियाँ अपने बच्चों को, बीवी को पाल नहीं पाता, बीवी अदालत में चली जाती है, वो एक तलाक ले रहे होते हैं। लेकिन वो विल डोरेंट ने कहा था ना कि जब एक कपल प्यार मोहब्बत करके शादी करता है और जब 10-15 साल के बाद वो अदालत में बैठे एक दूसरे से तलाक मांग रहे होते हैं, तब वो आज़ाद तो हो रहे होते हैं एक दूसरे से, लेकिन क्या वो जो नई शादी करेंगे इसके बाद वो निभ पाएगी?
उसने कहा मुश्किल है क्योंकि हालात, वो उस वक्त के अमेरिका की बात कर रहा था, वो 50s के अमेरिका की। तो उसने कहा चूँकि अमेरिकी माशी हालात ऐसे हैं कि वो जो नई शादी करेंगे वो भी टूट जाएगी। तो अब ये जो 45,000 कपल जिन्होंने डाइवोर्स अप्लाई किया या डाइवोर्स केसेस लेकर अदालतों में गए, वो इन शादियों को तोड़कर भी जो नई शादियां करेंगे, क्या वो इन माशी हालात में वो शादियां बरकरार रह सकेंगी? तो ये एक बुनियादी अलमिया है हमारी सोसाइटी का। रियासत को जो सोचने वाली चीज़ें हैं वो ये हैं कि आप ऑप्टिक्स की तरफ ना जाएं कि सूबे कितने होने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए, वफाक के पास कितने पैसे हैं, सूबों के पास कितने पैसे हैं। आपको वसाइल बढ़ाने चाहिए, एक इकॉनमी का पहिया तेज़ करना चाहिए। अनस्किल्ड, हर दूसरा आदमी बेरोज़गार क्यों है? अनस्किल्ड है। पहले भी हम बात कर चुके हैं। आप इन्हीं देखें, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ चंडीगढ़ की। हमारा दुश्मन मुल्क है इंडिया, लेकिन जो मिसाल होती है ना वो देनी चाहिए। वहाँ पे एक सैनिटरी वर्कर था, तो चंडीगढ़ का जितना कचरा था ना, ख़ास तौर पे कांच का कचरा, वो गलियों में फेंका जाता था और उसकी वजह से सफाई गंद पड़ा होता था। वो उसने म्यूनसिपल कमेटी से कहा, जब वो रिटायर हुआ सैनिटरी वर्कर, उसने कहा ये सारा कांच का जो कचरा है ना ये मुझे दे दें, ये मुझे दे दें, मैं इसका कुछ करूँगा। तो उसने एक मूर्तियाँ उनकी बनानी शुरू की रॉक गार्डन के नाम से। चंडीगढ़ के साथ ही एक जगह है लेक साइड पे, वहाँ पे उसने शानदार एक स्पॉट बना दिया, वो टूरिस्ट स्पॉट है। तो उसने कचरे को, गार्बेज को इकट्ठा किया और उसको एक रिक्रिएट कर दिया। तो ये जो गार्बेज या कचरा हमारी सोसाइटी में फैल रहा है, इसको हमने कैसे रिक्रिएट करना है, असल सवाल ये है। असल सवाल ये नहीं है कि सियासी जमातों की सरकोबी करनी है। असल सवाल ये नहीं है कि एलीट कैप्चर को बरकरार रखना है। असल सवाल ये नहीं है कि आपने जो है वो उन क्लीशाज में फंसे रहना है। जो क्लीशाज ये हैं कि ज़्यादा सूबे बन जाएंगे तो गुर्बत ख़त्म हो। कैसे गुर्बत ख़त्म हो? उसके लिए आपको अपने सोशियो पॉलिटिकल इंडिकेटर बदलने के लिए जिन इक़दामात की ज़रूरत है उसकी तरफ आना पड़ेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम से कोई नामोनिशान ही नहीं है। नामोनिशान नहीं है, और आपका ये अजाब बढ़ता जा रहा है, बेरोज़गारी, गुर्बत और फिर क्राइम। फिर इन्हीं गलियों महल्लों से क्रिमिनल्स पैदा होते हैं। ये अनमोल कहाँ से आई है? ऊपर से टपकी है, आपकी अपनी सोसाइटी का हिस्सा है। ये सीरियल किलर्स कहाँ से आते हैं? ये लोग कहाँ से आते हैं जो आके एक ख़ानदान को बर्बाद करके चले जाते हैं? तो आप सोसाइटी को प्रेशर कुकर मत बनाएं। इसमें कुछ स्पेसेस हों, कोई ऑक्सीजन हो, कुछ सांस लेने की जगह होनी चाहिए ताकि मुल्क आगे बढ़ सके। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। थैंक यू सो मच आपके एनालिसिस के लिए। जी बहुत शुक्रिया। कल हम हाजिर होंगे एक नई एपिसोड के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत मेहरबानी।